हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम देखते हैं द हिंदू एडिटोरियल 10 सितंबर 2024। ये न्यूज़पेपर एनालिसिस हम डेली देखते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट और अच्छा कंटेंट हम फिर से लेके आ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर। जीओएम टू डिसाइड ऑन टैक्स ऑन हेल्थ लाइफ कवर सून। ठीक है, जो जीएसटी की काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जीओएम का मतलब है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल की मिनिस्टर, जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने मतलब जीएसटी काउंसिल के पास पूरा राइट होता है किसके ऊपर टैक्स बढ़ाना है, कहाँ पे घटाना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, टैक्स ये डिसाइड करेंगे हेल्थ पे, लाइफ कवर पे वेरी सून। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में। ठीक है, अब जैसे ना, अब इस मीटिंग में जो कैंसर ड्रग्स थी, उनके ऊपर जो टैक्स है वो 12% से घटाकर 5% कर दिया है। कार जो सीट्स थी, कार की जो सीट होती है उन पे 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया। अब ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल। ठीक है, इसको हेड कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और इसमें स्टेट का शेयर कितना था, 2/3, और जो सेंटर है उसका शेयर कितना होता है, 1/3। इसकी मीटिंग के लिए कोरम कितना चाहिए होता है, 1/2 या 50%। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। जीएसटी काउंसिल को हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एग्जांपल में लिख सकते हैं, और 279 ए आर्टिकल में है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट आस्क वेस्ट बंगाल डॉक्टर टू रिज्यूम हॉस्पिटल ड्यूटी टुडे। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, वो जो रेप केस हुआ था उसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है कि वो वापस से अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूज है। नेक्स्ट है, एनआईए चार्जशीट फॉर इन बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस। एनआईए ने चार्जशीट, मतलब कि कैफे में एक ब्लास्ट हुआ था, वहां एनआईए ने कोई चार्जशीट की होगी किसी के अगेंस्ट जारी। तो एनआईए के बारे में पढ़ लेते हैं। एनआईए एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि एनआईए के ही एक्ट से आई थी। 2007 का एक्ट था, 2008 में ये बनी थी। एनआईए कब बनी थी, जो 26/11 का अटैक हुआ था ना, उसके बाद ये बनी थी। एनआईए में फिर अमेंडमेंट भी किया गया एनआईए में। वो अब इंडियन जहां भी है किसी भी कंट्री में, वहां जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है उसके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, क्वैक कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर रहा था, जो भी प्रैक्टिशियन होता है, जो भी डॉक्टर बोल देते हैं सर्जरी, तो उसने क्या किया कि परफॉर्म करते करते यूट्यूब देख रहा था वीडियो और सर्जरी को सीरियस नहीं ले रहा था। तो अब जो जिसकी वो कर रहा था उसकी डेथ होगी, 15 ईयर ओल्ड बॉय की। तो उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, वो मतलब अरेस्ट हो चुका है। इस एग्जाम्पल को कहाँ कर सकते हो, एथिक्स में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, रेगुलेटरी रिफॉर्म स्टक इन ए लूप इन हेल्थ मिनिस्ट्री। अब ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में वैसे कुछ मेंस के लिए है नहीं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जो रिफॉर्म लेके आए हैं वो अभी भी लूप में ही फंसे हुए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में। ठीक है, अब क्या 3 मेजर हैं वो जो लिए हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं पब्लिक हेल्थ पे। ठीक है, मतलब 3 मेजर्स हैं जो कि लिए गए हैं। देखो, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। उन्होंने पॉलिसी इनिशिएटिव किए थे स्टार्ट 3 इशू पे। रिकॉल गाइडलाइन, गाइडलाइन ऑन गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ सिमिलर ब्रांड नेम्स बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर देयर ड्रग्स। ठीक है, सबसे पहले तो रिकॉल गाइडलाइन थी गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस पे, और यूज ऑफ सिमिलर ब्रांड नेम्स बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ठीक है, तो रिकॉल गाइडलाइन क्या थी, मीन टू स्विफ्टली रिमूव
ड्रग्स दैट फेल टेस्टिंग इन गवर्नमेंट लेबोरेटरी फ्रॉम द मार्केट। अब मार्केट में ऐसी ड्रग्स भी बेची जा रही हैं जो लेबोरेटरी में फेल हो चुकी हैं लेकिन उसके बाद भी बेची जा रही हैं। ठीक है। The guideline on goods distribution practice are meant to regulate how drugs are stored and distributed during transit and sale। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर गाइडलाइन थी कि कैसे जो गुड्स हैं वो कैसे स्टोर की जाती हैं और कैसे वो सेल की जाती हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा मेजर क्या था? द मेजर अगेंस्ट कंफ्यूजिंग ब्रांड नेम इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग प्रिस्क्रिप्शन एरर। प्रिस्क्रिप्शन जो एरर है वो प्रिवेंट किया जाता था। रॉन्ग ड्रग्स दे दी जाती थी पेशेंट्स को जिससे उसको हार्म होता था। ठीक है। तो ये तीनों जो मेजर है वो अभी भी अच्छे से एड्रेस नहीं हुए हैं। ठीक है। अब क्या है, अनफॉर्चुनेटली दीज मेजर आइदर लैक द फोर्स ऑफ लॉ और आर पुअरली थॉट through. For over a decade, we have seen this old wine of wage guideline and cautionary letter sold to in a new bottle disguised as concrete measure to of reform। कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये लो भी नहीं इनके ऊपर बना है, सिर्फ एक गाइडलाइन दे दी जाती है, उससे कुछ नहीं होता। मेन चीज ये है। अब इस पूरे आर्टिकल में यही बातें बताई गई हैं। मेन चीज है इस आर्टिकल का आप यूज कहाँ कर सकते हो अपने एग्जाम में। जो ये बात है इसमें से मेन चीज यही है, ये तीन चीजें ही हैं लिखने की। कहाँ पे? हेल्थ पे कोई भी आर्टिकल आए और वहां पे मतलब मेडिसिन की बात हो जहाँ पे, तो आप इन तीनों चीजों का यूज कर सकते हो। जैसे कि रिकॉल गाइडलाइन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस में जो इशू होते हैं वो, और ब्रांड कंफ्यूजिंग ब्रांड ने। इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही बात बताई गई है कि गवर्नमेंट इसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रही है। और ये थ्री जो लूप है इनका, मतलब कि जो थ्री रिफॉर्म है इनका लूप तोड़ना होगा हमें, और अच्छे से ड्रग्स रेगुलेशन लेके आने होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टीबी, टेकिंग टीबी सीरियसली। टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट हमारा 2025 तक का है, डब्ल्यूएचओ का 2030 तक का है। तो हम 5 ईयर पहले एलिमिनेट करने की सोच रहे हैं। एलिमिनेट का मतलब क्या है कि 10 लाख में से सिर्फ एक ही केस आए पर पॉपुलेशन। ठीक है, ये होता है टीबी को एलिमिनेट करना। टीबी फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख ट्रेडिशनली, TB elimination means there should be under one case of TB for a population of 10 लाख। ठीक है। अब देखो टीबी के लिए ना हमने एक नई दवाई मतलब कि स्टार्ट कर दी है, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको अप्रूवल दे दिया है। डब्ल्यूएचओ ने उसको रिकमेंड किया था, न्यू रिजिम जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है BPALM। BPALM वो चार चीजों से मिक्स करके बनी है, 4 ड्रग से। बेंडाक्वाइलिन, प्रेटोमेनाइड, लिंजोलाइड और मोक्सीफ्लोक्सिकिन। ठीक है। इन सब से ये मिलके बनी है और ये काफी इफेक्टिव हुई है इसको टीबी को प्रिवेंट करने में। ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हुई है, और हमारा जो एम था कि हमें जल्दी टीबी एलिमिनेट करनी है, तो वो भी हम काफी जल्दी पूरा कर लेंगे इसके हिसाब से। ठीक है। टीबी एलिमिनेशन के लिए एक प्रोग्राम था, निक्सिया प्रोग्राम, मित्रा स्कीम हैज बीन हील्ड। तो हमने टीबी के जो इंसिडेंट्स हैं इंडिया में 16% थे जो 2015 में, उसको डबल स्पीड से कम किया है। ठीक है। और मोर्टेलिटी को हमने 18% से कम किया है। तो टोटल बात यही है, हम अच्छा कर रहे हैं टीबी के लिए। और टीबी एलिमिनेशन के लिए जो ये हमारी न्यू रिजीम है BPALM, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसको यूज कर देना अपने पॉइंट में, और ये डाटा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंसेस शुड बी द लास्ट इन्यूमरेशन बेस्ड वन। इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि जो सेंसस है, सबसे पहले तो इंडिया में सेंसस हो ही क्यों नहीं रही। 2011 में सेंसस हुई थी, अब कब होनी चाहिए थी सेंसस? 2021 में। लेकिन हुआ क्या है, जो कोविड-19 की वजह से जो सेंसस है वो पोस्टपोन होती जा रही है। अब करंटली एक 18 मंथ का एक रिपोर्ट, एक कमेटी हमने बैठाई है, उसके सर्वे के बेस पे हम फिर से सेंसस स्टार्ट करेंगे। और सेंसस जो स्टार्ट करेंगे वो एंड होगी 2026 या 2027 में। अब स्टार्टिंग में राइटर बोल रहे हैं कि इतना लंबा टाइम हमें वेट करना पड़ रहा है इंडिया जैसी ह्यूज कंट्री को, और इस सेंसस के इम्पैक्ट हमारे हेल्थ रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड। अब जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा, डाटा इज ऑयल इन न्यू वर्ल्ड, डाटा इज ऑयल फॉर न्यू वर्ल्ड, ये बोला जाता है। अब जब तक ये सेंसस नहीं होगी तब तक हम पॉलिसी एग्जीक्यूशन पे, हेल्थ पे कैसे काम करेंगे तब तक।
ठीक है। तो अब एक सेंसस में भी एक रजिस्टर बेस्ड सेंसस होती है, ठीक है, रजिस्टर बेस्ड। अब रजिस्टर बेस्ड सेंसस क्या होती है? For the first few years, this has personally spotted writer has personally spotted register-based and dynamic census, which could furnish up-to-date census data whenever needed. अब क्या है हमारे पास ऑलरेडी, जो देखो रजिस्टर बेस का क्या है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डाटा अभी अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या होगा, हम स्टार्ट, चलो अब तो डाटा कलेक्ट कर लेंगे, डिजिटल सेंस कर लेंगे, लेकिन अब जो हमारे पास डाटा है उस सारे डाटा को निकाल के वो भी हमारी सेंसस में हेल्प करेगा। जैसे आधार का डाटा हो गया, पैन कार्ड का डाटा हो गया, या बाकी सारे डाटा। तो ये सारा जो डाटा है वो हम वहां से कंक्लूजन निकालेंगे और इस डिजिटली डाटा में ऐड करेंगे। और ये जो डाटा है डिजिटल सेंसस का, ये फिर मतलब कि अपडेट होता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया डिजिटल सेंसस। डिजिटल सेंसस का फायदा ये है कि जैसे एक कंट्री है हंगरी, उसमें डिजिटल सेंसस में सिर्फ 10 मिलियन, मतलब कि ऑस्ट्रिया सॉरी, सेंसस में 72 मिलियन यूरो लगे थे पहले, और फिर सिर्फ 10 मिलियन लगे, ठीक है। तो यानी कि रजिस्टर बेस्ड सेंसस है जो, उससे काफी फायदा होता है इकोनॉमी के लिए भी। बहुत सारी जो कंट्री हैं इसको फॉलो कर रही हैं, यूके, यूएस, सब, ठीक है। तो हमें अब ये कह रहा है कि डाटाबेस हम इंटीग्रेशन कर तो देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन से एक मतलब कि ऐसा एक एलिफेंट भी क्रिएट हो सकता है कि हम बहुत सारे रजिस्टर्स को इंटीग्रेट करें, तो उसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें मतलब कि डाटाबेस रजिस्टर्ड को करेक्टली और अच्छे वे से, अलग अलग वे से इसको अच्छे से मतलब कि करना होगा, एक प्रॉपर वे से। उसके बाद ही ये पॉसिबल है कि डाटा अपने आप अपडेट होता रहे, ठीक है। अगर हम सेंसेशन नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब को सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास डाटा ही नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल था सेंसस से रिलेटेड। उसके बाद आगे चलते हैं। अब संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बोला गया है कि इंडिया ने ना संस्कृत डे बनाने के लिए अगस्त 19 को संस्कृत डे डिक्लेयर कर दिया है। अब ये बोल रहा है कि इंडिया एक मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री है। हालांकि मानते हैं कि संस्कृत का एंसेंट इंडिया में, वेदास में, उपनिषद में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हमने एफर्ट किए हैं संस्कृत के लिए, लेकिन अब बाकी लैंग्वेजेज भी इंडिया की हैं, उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिया तो एक रिच लिटरेरी ट्रेडिशन है, जैसे तमिल, पाली, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है। तो तमिलनाडु, श्रीलंका में मतलब कि ये तमिल बोली जाती है जैसे। तो अब सिर्फ एक अकेली संस्कृत पे ध्यान देने की बजाय हमें बाकी सब लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ओनली 24,821 इतने लोग हैं जो संस्कृत को मदर टंग मानते हैं, ठीक है। और संस्कृत को उन्होंने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वगैरह में, इन सब में मतलब पढ़ा भी है। जैसे गवर्नमेंट ने स्पेंड किए हैं 643 करोड़ प्रमोट करने के लिए संस्कृत को 2017 से 20 तक, ठीक है। जबकि तमिल के लिए सिर्फ 23 करोड़ किए हैं। तो जो डिस्पेरिटी है, ये इम्बैलेंस फंडिंग की, वो अफेक्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, इम्पैक्ट करती है रिसर्च को, पब्लिकेशन को, एजुकेशन को, कल्चर को। और नेग्लेक्ट करना इन लैंग्वेज को क्या करता है, एंडेंजर्ड करता है स्मॉल कम्युनिटी को, ठीक है। क्योंकि हमें मतलब लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है, ठीक है। अब मुझे बताओ, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन से आर्टिकल में है, और क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? अब देखो, आर्टिकल 350 बी में है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसमें है, ये बाद में बनी थी लेकिन, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें एक बैलेंस और प्रमोशनल जो अप्रोच है उसकी जरूरत होगी। जैसे कल्चरल राइट है, वो हमारे आर्टिकल 29 और 30 में है। कल्चरल माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लैंग्वेज सुप्रीमेसी। एटिनोग्रामसी की एक जो थ्योरी है वो है कि हेजेमनी, ठीक है। हेजेमनी के थ्रू ही जो लैंग्वेज की सुप्रीमेसी है वो एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। हेजेमनी का मतलब क्या होता है? हेजेमनी का मतलब होता है, मतलब इन द सेंस, अब जैसे मान लो यूएस की हेजेमनी है वर्ल्ड के ऊपर, यूएस किसी भी छोटे से देश को मान लो डरा देता है तो वो उसकी बातें मान लेता है। यूएस जहां चाहे अपना मतलब तख्ता पलट करवा सकता है,
ठीक है, तो ये है। अब डिस्पाइट देयर रिच एंड हिस्टोरिक कल्चर दिस डोमिनेंस मार्जिनलाइज अदर लैंग्वेज, अब बाकी लैंग्वेज को मार्जिनलाइज कर रही है। प्रमोटिंग स्पेसिफिक लैंग्वेज ओवर अदर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू colonial एंड पोस्ट colonial स्टेट बिल्डिंग दैट एम टू यूनिफाई स्टैंडर्डाइज द नेशन डिसरिगार्डिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इससे तो लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है वो भी डिसरिगार्ड होगी। रॉबर्ट फिलिपिन्स कंसेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म आल्सो अप्लाइज हेयर। लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म कितना अच्छा कीवर्ड है, लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म, ये ऐसे आंसर यूज करोगे आंसर राइटिंग में तो काफी अच्छा रहेगा। ये भी यहाँ अप्लाई होता है, क्योंकि लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है, मतलब प्रिविलेजिंग संस्कृत एंड हिंदी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रीइंफोर्स देयर डोमिनेंस। जो लैंग्वेज है बस उन्हीं को, मान लो इंग्लिश, मान लो ब्रिटेन वालों ने सिर्फ इंग्लिश को ही ज्यादा प्रमोट किया, ठीक है। जैसे 1854 में क्या था, वुड डिस्पैच आया था, मैकॉले कमेटी की रिपोर्ट 1833 में आई थी, ठीक है। वर्नाकुलर को मतलब उन्होंने बहुत कम किया, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म भी हो सकता है। तो बायस्ड अप्रोच को हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, कल्चरल प्रमोशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये सब करनी पड़ेगी, इंश्योर करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन करिकुलम में, ठीक है। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो फोकस करती है मदर टंग इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, कल्चरल इवेंट एंड लिटरेरी प्रोग्राम सेलिब्रेटिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी शुड बी एनकरेज। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एनकरेज करना चाहिए, ना कि डेटोरेट, ठीक है। लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म में, जो मार्जिनलाइज लैंग्वेज है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोर्सेज का, जैसे फंड है सबके लिए अच्छा, और इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए ऑल कम्युनिटी को, कि वो लैंग्वेज सीख सकें। लैंग्वेज इज नॉट सिंपली ए टूल फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए ये टूल नहीं है। इट इज ए कोर पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का भी एक ये कोर पार्ट है। इट इज ए कंट्री एज डाइवर्स इन ए कंट्री, इंडिया जैसी जो डाइवर्स कंट्री है, प्रिविलेज स्पेसिफिक लैंग्वेज ओवर अदर कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड पॉलिटिकल इशू। जैसे ना तमिलनाडु में इशू नहीं हो गया था, जैसे हमने क्या कर दिया था, हिंदी को लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, तो 1965 में वहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, तो इंग्लिश को हमें फिर से लाना पड़ा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बताओ कब आया था, 1963 में, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाय प्रमोटिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया कैन सेलिब्रेट इट्स रिच लिंग्विस्टिक हेरिटेज while ensuring the development of all its languages, ठीक है। अब देखो, मुझे बताओ, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1963 में आया था। अब मुझे बताओ आप, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी लैंग्वेज है इंडिया की, स्टार्टिंग में शेड्यूल्ड 8 में है ये, और कितनी है, 14 है। अब बढ़ा के कितनी हो चुकी है, 8, अब कितनी हो गई, यानी 22, ठीक है। उसके बाद सिक्स सिक्स जो लैंग्वेजेज हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ठीक है। ये 6 लैंग्वेज हैं। अब मुझे ये बताओ, ये इनमें क्या स्पेशल चीज है, ठीक है, इसका आंसर आपने देना है। आगे चलते हैं आर्टिकल में। 70% चाइल्ड डेथ इन इंडिया आर लिंक टू मेल न्यूट्रिशन। इंडिया में जो डेथ हो रही है 70% चाइल्ड की, डेथ रेट मेल न्यूट्रिशन का हाइयर है इवन लो इनकम कंट्री से भी, जहां चिल्ड्रन ऑफन डोंट गेट डाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब क्यों हो रही है इसकी डेथ, अब देखो डाटा जो है वो यूज करना है हमें आंसर राइटिंग में। डेथ हंगर से हो रही है। अब इस चार्ट को देखते हैं, ये चार्ट डायरेक्ट एग्जाम में भी बना सकते हैं आप ऐसे ऐसा। नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ इन इंडिया एट्रीब्यूटेड टू वेरियस न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर। लो बर्थ वेट की वजह से इतनी हो रही है, अंडर वेट की वजह से इतनी, वेस्टिंग की वजह से, स्टंटिंग की वजह से, ब्रीड फीडिंग की वजह से, विटामिन ए की डिफिशियंसी, इन सब की वजह से। नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ इन एट्रीब्यूटेड टू वेरियस न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर ओवर टाइम। न्यूट्रिशनल रिस्क मतलब रिस्क फैक्टर, ठीक है। जिंक डिफिशियंसी, विटामिन ए, ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा डाटा है। नेक्स्ट है ऑन द चैलेंजेस रोड सेफ्टी इन इंडिया। रोड सेफ्टी के लिए एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया में काफी चैलेंज बताया गया है, और इसमें ये डाटा बताया गया है कि मतलब कि किस व्हीकल से कितने लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। द रिपोर्ट एनालाइज रोड सेफ्टी इन इंडिया यूजिंग डाटा FIR से हमने रिपोर्ट किया 6 स्टेट से, ऑडिट स्टेट कंपाइलन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑन रोड सेफ्टी। The report revealed that pedestrian, cyclist and motorcyclist two-wheeler are the most common victim of road accident के most common victim हैं, while truck are responsible for highest portion of impacting vehicle। ट्रक क्या करते हैं, जैसे कोई भी ड्रिंक करके ट्रक ड्राइवर चलाता है तो वो फिर मतलब
एक्सीडेंट हो जाती है तो फिर सामने वाले की डेथ भी हो जाती है, तो ट्रक को मोस्ट विक्टिम माना गया है। और मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल है ट्रक का डेथ में। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नीड टू प्रायोरिटाइज स्केल अप रोड सेफ्टी इंटरवेंशन को हमें करना चाहिए, जैसे हेलमेट डाल के चलना चाहिए, ठीक है। और गाइडलाइंस हैं, जो स्पीड ब्रेकर हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्पीड की जो लिमिट है वो ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अपनी साइड में डायरेक्शन में जो है मतलब लेफ्ट साइड हमेशा चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रो मीट ऑफिस इन सपोर्टिंग फार्मर। देखो डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस, डेमो अंडरटेकिंग वाला डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल यूनिट यूनिट। अब ये जो डेमो है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल यूनिट, इनका क्या काम था, डिस्ट्रिक्ट में विलेज में वेदर फोरकास्ट करना, फार्मर की हेल्प करना, फ्री में एडवाइस देना, ये सब काम करना, ठीक है। ये अपना काम कर रहे थे ये यूनिट। तो फिर क्या हुआ धीरे धीरे, क्योंकि स्मॉल फार्मर थे, अब वो पैसे तो लगा नहीं सकते वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे फार्मर्स को इनकी एडवाइस, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड स्पीड क्या रहेगी उसके बेस पे सोविंग और हार्वेस्टिंग करते थे। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कौन सा डालना है, ठीक है। वो जो एडवाइस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोकल लैंग्वेज में भेजी जाती थी। इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी अपनी लैंग्वेज में, जैसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, मान लो तमिल में तमिलनाडु होगी, पंजाब में पंजाबी होगी, या उसके अंदर भी जो लोकल है, ठीक है। तो तब भेजी जाती थी। व्हाट्सएप ग्रुप थे, न्यूज़पेपर थे, उन सब के थ्रू ये क्या करते थे, हेल्प करते थे फार्मर को कि वो कैसे अपने फार्मिंग को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अर्ली वार्निंग के बारे में बताते थे, ड्रोट, हैवी रेन ये होगा। अब जो डेमो है उनको डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एग्रो मेट्रोलॉजिकल यूनिट उनको शट डाउन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, अब ये इसमें जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि ये नीति आयोग की वजह से किया जाता है। नीति आयोग ने डेमो को मिस रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो डाटा एग्रो डाटा है वो एग्रो डाटा ऑटोमेटेड देर बाय अंडरकटिंग, कि एग्रो डाटा है वो अपने आप मिलता रहेगा हमें, और हमने इसका डेमो की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने डेमो स्टाफ को भी कट कर दिया। जबकि रियलिटी में डेमो ने ही ह्यूज रोल प्ले किया था, मतलब कि वेदर को फोरकास्ट करने में और ये सब चीजें करने में। तो नए नीति आयोग इस सर्विस का भी मोनेटाइजेशन करने की सोच रहा है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। अगर प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो राइटर बोल रहा है जो ये छोटे छोटे किसान हैं ये कहाँ जाएंगे बेचारे। अब जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या करती हैं, पर क्रॉप के हिसाब से 10,000 रुपीज लेते हैं एक साल की एडवाइजरी के लिए, जो डेमो फ्री में करता था। तो ये तो इंक्लूसिविटी नहीं हुई, ये तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ। तो इस तरह से डेमो के बारे में बताया गया है। और मतलब कि जो नितिन गडकरी जी हैं और जो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हैं उन्होंने भी इसके लिए कंसर्न जारी किया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। आगे फिर से सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई वीक टू कलेक्ट मोर लीड इन आरजी करके सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें देखना है, सीबीआई के बारे में देखना है। मुझे बताना सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आप बता सकते हो कहाँ से, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे होता है। यू कैन राइट दिस इन कमेंट बॉक्स। सीबीआई जो है, सीबीआई एक कौन सी बॉडी है, स्टेचुटरी, नॉन स्टेचुटरी, या फिर रेगुलेटरी, या फिर हम बोल देते हैं जिसको जो एक नोटिफिकेशन से बनी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। आगे चलते हैं, मणिपुर में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है, और ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स की मीटिंग होगी तो इसके ऊपर एक आर्टिकल आएगा। आगे चलते हैं, इंडिया यूएई पैक्ट हुआ है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का, ठीक है। ये जो यूएई के शेख थे वो इंडिया में आए थे। इसके ऊपर एक एडिटोरियल आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। टू एंटी सबमरीन वारफेयर वैसल इंडियन नेवी में हमने शामिल कर लिए हैं, लॉन्च एज कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। एक मंकी पॉक्स नाम की बीमारी आ चुकी है जो पहले भी हमें सुनी थी एक बार। गवर्नमेंट ने बोला है कि वो अब एक दो केस आए हैं इंडिया में, जो फॉरेन से आए हैं लोग, उनको हालांकि मतलब अलग रख दिया गया है, अलग कर दिया गया है क्वारंटाइन, बट गवर्नमेंट ने बोला है कि ये वो नहीं है, ठीक है।
हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड लैंग्वेज ऑफ वर्क, वही है। एमएसएमई फेस फ्रेश हैवी बीन्स ऑन न्यू मशीन सेफ्टी नॉर्म्स, जब नई मशीन के सेफ्टी नॉर्म्स हैं तो एमएसएमई को इसके लिए थोड़ा सा मतलब फेस करनी पड़ सकती है, कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हो सकती है। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, इनकी क्या क्या डेफिनेशन है ये आप रिकॉल कर सकते हैं। इजराइल ने फिर से वेस्ट बैंक में वो वही चल रहा है सिचुएशन, स्ट्राइक कर दिया इजराइल ने सीरिया में भी। ठीक है, यूरोपियन यूनियन से क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ईरान सप्लाइड बैलिस्टिक मिसाइल टू रसिया, स्पेन के वो वहां मिले हैं। अब ना हम क्या देखेंगे, एक इम्पोर्टेंट लास्ट, सुपर फास्ट study of photoelectric effect revealed the secret of matter. The researchers are breathing new life into a phenomena we thought we had the measure of century ago there. अब ये सर्च के ऊपर है, छोड़ो इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम एडिटोरियल देखने के बाद हम मैप देखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड मैप में स्पेन देख लेंगे, इजराइल देख लेंगे, थोड़ा सा माइंड में आ जाए। ठीक है, तो मैप स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो मैप में हम सर्च करेंगे इम्पोर्टेंट। हम्म, समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ, तो ये मैप है वर्ल्ड का। ठीक है, आप अपने रूम में भी देख सकते हैं अगर लगा हुआ है तो। ये वर्ल्ड मैप है। जैसे ना इंडिया के रेफरेंस में देखते हैं, ये इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया के मतलब कि लेफ्ट साइड में वेस्ट एशिया, ये वेस्ट एशिया बोलते हैं इसको। वेस्ट एशिया में सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, ईरान, इराक, ये सब लोग आ गए। ठीक है, और यहाँ है ईस्ट एशिया, और ये है साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये आ गए। ठीक है, ये ईस्ट एशिया। तो इंडिया किसकी कंट्री है, साउथ एशिया की कंट्री है। अब एशिया तो ये सारा है, एशिया में भी इंडिया कहाँ है, साउथ में। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडल ईस्ट, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, अब ये समझ में आ गया हमें। अब फिर से इजराइल की और उसकी लड़ाई चल रही है। वेस्ट बैंक है ये हमें पता है, ये गाजा स्ट्रिप है, तो तल अवीव पोर्ट है ये जेरूशलम है इजराइल की जो कैपिटल है, ये डेड सी है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। ठीक है, ये कौन सी वाटर बॉडी है, सी ऑफ गैलिली, ये क्या है, सी ऑफ गैलिली। ठीक है, ये ऊपर लेबनान है इसके, जिसकी कैपिटल बैरूट है। ठीक है, उसके बाद सीरिया पे इसने अटैक किया, तो ये सीरिया है, सीरिया में डेमस्कस इसकी कैपिटल है। ठीक है, ये वाटर बॉडी है, लेक असद है सीरिया में। ठीक है, अब सीरिया पे स्ट्राइक किया तो सीरिया को इराक टच कर रहा है, टर्की टच कर रहा है, और ये मेडिटेरियन सी भी सीरिया को टच कर रहा है। जॉर्डन को मेडिटेरियन सी नहीं टच कर रहा है, याद रखना। ये साइप्रस है, टर्की और साइप्रस के बीच में डिस्प्यूट है आपस में। उसके बाद है स्पेन, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। सबसे पहले पुर्तगाल वाले इंडिया में आए थे। लिस्बन इसकी कैपिटल है, स्पेन की मैड्रिड है। ठीक है, ये छोटा सा कंट्री अंडोरा है, अंडोरा किस किस के बीच में है, स्पेन और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैप, मणिपुर देख लेते हैं। ये मणिपुर है, यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। ये त्रिपुरा है, जो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
थैंक यू गाइज।